हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिड डे मील क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आर्थिक विकास के माप या आर्थिक विकास के सूचक, यानी कि आर्थिक विकास को मापने के वो कौन कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि किसी देश की अर्थव्यवस्था, किसी देश के भीतर जो विकास है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो कौन कौन से तरीके हैं, आज उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच क्या अंतर है और ये किस तरीके से एक दूसरे से संबंधित है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखें, जिसमें हमने ये समझा था कि किस तरीके से एक दूसरे से अंतर संबंधित है, उनकी परिभाषा को समझा था और किस तरीके का उनके बीच विवाद है उसको भी हमने समझा था। उसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, आर्थिक विकास के माप या आर्थिक विकास के सूचक। तो हम सभी जानते हैं कि पिछले हजारों वर्षों से जो मनुष्य है वो किसी न किसी तरीके की आर्थिक गतिविधियां करता आ रहा है ना। और वो किसी न किसी तरीके से अपने जीवन यापन को चलाने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए आर्थिक गतिविधियां करता है, उनको मापने के तरीके ढूंढता रहता है। अगर हम किसी परिवार की ही बात कर ले तो एक परिवार के भीतर हर महीने का बजट जो है कैलकुलेट किया जाता है कि इतना इस पे खर्च किया जाएगा, इतना इस पे खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही किसी देश के भीतर, यानी कि एक बड़े लेवल पे अगर हम देखें तो किसी अर्थव्यवस्था के भीतर, किसी राष्ट्र के भीतर भी ऐसा ही चलता है। ठीक है, लेकिन जब हम देखते हैं कि जो व्यवस्थित रूप में मतलब ऑर्गेनाइज्ड रूप में जब अर्थव्यवस्थाओं का आकलन शुरू हुआ, वो कब शुरू हुआ? औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद से, लगभग 1800 से, या हम कहेंगे 1850 के बाद से जो है दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में, दुनिया भर के देशों ने अपने देश में जो अर्थव्यवस्था, अपने देश की जो अर्थव्यवस्था है वो किस तरीके से आगे बढ़ रही है, किस तरीके से विकास कर रही है, उनका आकलन शुरू किया। ठीक है, तो ये आकलन जो है धीरे धीरे बढ़ता गया। जब हम जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति हुई, मशीनों का उपयोग किया जाने लगा उत्पादन के लिए, तो उत्पादन जो है पहले की तुलना में, जहाँ पर उत्पादन हाथों से होता था, ठीक है, वहां पर उत्पादन किससे होने लगा? मशीनों से उत्पादन होने लगा, और वो उत्पादन पहले की तुलना में कई गुना बढ़ गया। ठीक है, कई गुना बढ़ गया। तो उस जो अधिशेष कहते हैं जिसे, यानी कि अधिक मात्रा में जो उत्पादन होने लगा, जो अधिक मात्रा में जो प्रोडक्शन होने लगा, उसको आकलन करने के लिए, उस देश की अर्थव्यवस्था का आकलन करने के लिए जो है नए नए तरीके के माप, नए नए तरीके के सूचक निर्धारित किए जाने लगे, इन्वेंट किए जाने लगे अर्थशास्त्रियों द्वारा, और ताकि उस देश के विकास का निर्धारण किया जा सके। और उन्हीं सूचक में, उन्हीं मापों को आज हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन से वो माप हैं और क्या क्या उनमें खामियां, क्या क्या उनमें कमियां हैं। तो सबसे पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि अगर हम जो है किसी माप को यूज कर रहे हैं, यानी कि किसी, जैसे हम जीडीपी का उपयोग करते हैं, ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे, जीडीपी का उपयोग करते हैं कि हम किसी अर्थव्यवस्था के विकास को माप सके, कितना प्रतिशत, कितनी तेजी से ग्रो कर रही है। ठीक है, तो ये सब मापने के लिए हम भिन्न भिन्न तरीके के जो है मापों का यूज करते हैं। उसमें से एक क्या है? जीडीपी है। ठीक है, उसमें से एक क्या है? जीडीपी, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, दूसरा तरीका हमारे पास है जो है पर कैपिटा इनकम, यानी कि इसको हम बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, तीसरा तरीका हम कह सकते हैं कि पीसीसी, जिसको हम हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पर कैपिटा कंजप्शन, यानी कि प्रति व्यक्ति उपभोग। ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति कितना उपभोग कर रहा है, कितना खर्च कर रहा है, उसके बारे में भी हम समझेंगे कि वो क्या है। चौथा तरीका हमारे पास है आर्थिक कल्याण। ठीक है, और ऐसे कई तरीके के इंडेक्सेस हैं, जैसे HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मानव विकास सूचकांक। ठीक है, अभी हम इन सभी फैक्टर्स, इन सभी सूचकांकों पर डिस्कस करने वाले कि किस तरीके से काम करते हैं और इनमें क्या क्या कमियां हैं, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जीडीपी को। जीडीपी क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि एक देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को हम क्या कहते हैं? जीडीपी। यानी कि एक देश ने, एक राष्ट्र ने, एक अर्थव्यवस्था ने एक वर्ष के भीतर अंतिम वस्तु, अंतिम का मतलब क्या होता है कि जो कोई भी चीज है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, उसका उत्पादन जो है कई स्तरों पर होता है। जैसे अगर हम बात करें, अगर हमें कोई टेबल बनानी है, ठीक है, अगर हमें कोई टेबल बनानी है तो हम उसका अंतिम मूल्य कैसे निर्धारित करेंगे? मान लीजिए सबसे पहले वो किसी पेड़ को जो है काटा जाएगा, है ना, किसी पेड़ को काटा जाएगा,
फिर उसको काटने में कुछ खर्चा आएगा, उस काट के उसको जो है फैक्ट्री तक या फिर उस मशीन तक लाने में उसको खर्चा लगेगा। ठीक है, उसके बाद जो है उस मशीन पे जो है इस लकड़ी को चढ़ाया जाएगा या फिर जो भी उसमें एडिशन किया जाएगा, है ना, लकड़ी पर जो है काम किया जाएगा, उसमें मजदूर लगेंगे, उस पर बाकी चीजें जो है ऐड होती चली जाएंगी, तो वो जो टेबल जो है तैयार हो जाएगा, फिर वो मार्केट में पहुंच जाएगा। तो उस टोटल टेबल का यहाँ से लेकर यहाँ तक फाइनल जो प्रोडक्ट बना टेबल, उसमें कुल कितना वैल्यू एडिशन होगा, उसका अंतिम जो मूल्य है उस टेबल का वो क्या हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे, अंतिम मूल्य। यानी कि ऐसी ही सेवा के संदर्भ में होता है। सेवा का मतलब क्या होता है कि जैसे ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, संचार, ये क्या है, सेवा, क्योंकि इसमें डायरेक्ट हम उत्पादन नहीं कर, उस हमें वस्तु नहीं मिल रही बल्कि सेवा मिल रही है। सेवा का मतलब जैसे हम ट्रांसपोर्टेशन का यूज करें या फिर हम संचार का यूज करें, तो इस तरीके से जो अंतिम मूल्य निर्धारित होता है। तो एक अर्थव्यवस्था, एक देश के भीतर ऐसी करोड़ों अरबों वस्तुएं जो है हर साल उत्पादित होती है, तो उनका जो अंतिम मूल्य जो है उन वस्तुओं और सेवाओं को जब हम उसमें ऐड कर देते हैं, तो हम क्या बोलते हैं उसमें कि हमारा ये जो अंतिम मूल्य ये है, और उसके आधार पर हम जीडीपी निर्धारित करते हैं किसी राष्ट्र का। ठीक है, तो जीडीपी हमने निर्धारित तो किया, ठीक है, वो हमारे देश के, किसी भी देश के, किसी अर्थव्यवस्था के वृद्धि को बता भी रहा है कि इतना साल में, इस साल इतनी ग्रोथ की है, इतनी वृद्धि की है। ठीक है, उस अर्थव्यवस्था ने इतने ग्रोथ किया है। लेकिन जो जीडीपी है वो अपने आप में एक संपूर्ण, एक बहुआयामी, यानी कि एक मल्टी डायमेंशनल हमें नजरिया नहीं देता किसी अर्थव्यवस्था का आकलन करने के लिए। कैसे, उसमें कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं, उनके आधार पर अगर हम देखें, जैसे सबसे पहले आय की असमानता का विवरण प्रस्तुत नहीं करता। यानी कि जीडीपी जो है ये हमें नहीं बताता कि भले ही किसी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो भले ही 8% की ग्रोथ रेट से बढ़ रही है, यानी कि वो बहुत शानदार जो है रेट अपने आप में 8%, 10% मान लीजिए, इस ग्रोथ रेट के साथ बढ़ रही है, जीडीपी इतना हर साल आ रहा है। लेकिन क्या ये वास्तव में हमें ये वो आकलन दे रहा है कि उस देश में जो गरीब लोग हैं वो पिछले साल की तुलना में कितने ऊपर उठे हैं? ठीक है, उनकी आय कितनी बढ़ी है? ठीक है, एक वर्ग की आय इतनी है तो दूसरे वर्ग की आय कितनी है, उसकी तुलना में कितनी आय बढ़ी है उस वर्ग की। यानी कि हमें जो जीडीपी है वो आय की असमानता का विवरण नहीं देता। ठीक है, तो ये भी एक सबसे बड़ी खामी हमें जीडीपी के अंदर दिखाई देती है, क्योंकि हम इसका मोटे तौर पर आकलन तो कर रहे हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं चल रहा है कि वास्तविक तौर पर उस देश में जो लोग हैं उनकी इनकम कितनी बढ़ी है, उनकी आय की असमानता कितनी कम हुई है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं देश के कुछ ही प्रतिशत, मान लो देश के सिर्फ 10% लोग ही अमीर हुए हैं, उसी की वजह से जीडीपी बढ़ी है, देश के 90% लोग जो पहले की स्थिति थी वही रही है या फिर उससे और भी कमजोर हो गए। ठीक है, तो हमें ये आकलन नहीं देता जीडीपी, जो कि एक बहुत बड़ी कमी है। ठीक है, दूसरा क्या है, गैर बाजार लेन देन शामिल नहीं। गैर बाजार का मतलब कि ऐसी गतिविधियों को शामिल करना जीडीपी में बहुत ही मुश्किल है जिसका कि बाजार, यानी कि जिसका कि मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। जैसे कि अगर हम बात करें घर पर जो महिलाएं होती है, ठीक है, या फिर कोई भी, जरूरी नहीं है कि महिलाएं हो, पुरुष भी हो सकते हैं, तो वो घर पर जो काम कर रहे हैं, ठीक है, अपने घर का काम कर रहे हैं, घर के जो भी चीजें हैं, जैसे घर गृहस्थी के काम कर रहे हैं, खाना पकाना, ये सब चीजें, तो उनका जो काउंट है उनको काउंट नहीं किया जाता जीडीपी में। अगर हम बात करें घर पे जो है कोई काम करने वाला, अगर हम बाहर से किसी को काम पे रखते हैं घर का काम करने के लिए, उसको सैलरी देते हैं, उसका तो हम जीडीपी में काउंट कर सकते हैं कि उसका हम उतना मूल्य चुका रहे हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति घर का काम खुद ही कर रहा है, कोई महिला घर का काम खुद कर रही है, तो उस केस में क्या है, उसका कोई मूल्य निर्धारण नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वो बाजार मूल्य उसका नहीं निकल पा रहा है। तो ऐसी कई सारी एक्टिविटीज हो सकती हैं जो कि जिनका बाजार मूल्य निर्धारण नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो उसको भी जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, ऐसे कई सारी एक्टिविटीज हो सकती है, जैसे हम कहें कि अगर हम अपने बच्चों को या अपने भाई बहनों को बाहर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, ठीक है, तो हम उनका क्या है, मूल्य चुका रहे हैं, उस टीचर को कुछ मूल्य चुका रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि उसको हम जीडीपी में इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बाहर भेजने की जगह खुद से हम अपने भाई बहनों को या अपने जो है चिल्ड्रन को पढ़ा रहे हैं, तो उस केस में क्या हो रहा है कि हम उसका जो है कोई मूल्य, हम उसी मूल्य की गणना नहीं कर पाएंगे कि कितना वास्तविक मूल्य हमें जो हम जनरेट कर रहे हैं। तो क्या है, ये क्या है, गैर बाजार लेन देन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट मूल्य निर्धारण नहीं हो पा रहा है, तो ये भी एक जीडीपी की समस्या है। ठीक है, तीसरी क्या है, संपूर्ण मूल्यांकन संभव नहीं। संपूर्ण मूल्यांकन का मतलब, अगर हम भारत जैसे राष्ट्र की बात करें जहाँ पे लगभग 140 करोड़ की जनसंख्या है और जहाँ पे आर्थिक गतिविधियां लगभग अनगिनत है, इतनी ज्यादा आर्थिक गतिविधियां हर दिन या हर साल होती है, तो वहां पर इतनी बड़ी जनसंख्या, और भारत, हम जानते हैं कि भारत तकनीकी रूप से इतना सक्षम नहीं है, या फिर हम कहें कि जो आंकड़ों को जुटाने में इतना सक्षम नहीं है जैसे विकसित देश है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मात्रा में जो आंकड़े हैं वो सही एकत्रित नहीं हो पाते, तो ये समस्या आ जाती है कि संपूर्ण मूल्यांकन नहीं हो पाता पूरी अर्थव्यवस्था का, पूरे समाज का, पूरे समुदायों का,
ठीक है, उनकी आर्थिक गतिविधियां छूट जाती हैं, तो वो भी जो है अपने आप में एक जीडीपी की बहुत बड़ी कमी है, यानी कि संपूर्ण मूल्यांकन नहीं हो पाता। अगली क्या समस्या हमें दिखाई देती है कि दोहरी गणना की समस्या। दोहरी गणना का मतलब एक ही वस्तु के मूल्य को हमने 2 बार 3 बार हमने काउंट करते चले गए, तो ऐसा कई बार हो जाता है। जैसे अगर बात करें, हमने हमने टेबल का एग्जांपल लिया था, ठीक है, तो एक टेबल जो है कितने फेसेस से होकर गुजर रही है। पहले वो पेड़ से लकड़ी है, फिर फैक्ट्री में गई, वो उसमें वैल्यू एडिशन हुआ, फिर वो जो है मार्केट में पहुंची, फिर वो कंज्यूमर के पास पहुंची, तो अलग अलग स्टेजेस से होकर गुजर रही है। तो ऐसे में क्या होता है कि एक ही वस्तु का जो मूल्य है, यानी कि अंतिम मूल्य, वो जो है कई बार काउंट हो जाता है। तो इससे क्या है, दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न होती है, जो कि आसानी से क्या है, जीडीपी को बढ़ता हुआ दिखाई दे देगा कि जीडीपी जो है लगभग जो है तेजी से बढ़ रही है, लेकिन वास्तव में क्या हो रहा है कि एक ही वस्तु का मूल्य, एक ही सेवा का मूल्य कई बार काउंट हो जा रहा है। तो ऐसा बड़े लेवल पे होने की संभावना है, तो जिससे क्या जीडीपी हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी, लेकिन वास्तविक तौर पर वो बढ़ नहीं रही है। ठीक है, तो ये भी अपने आप में एक समस्या है। अगली समस्या क्या है, जनसंख्या वृद्धि को अनदेखा करना। यानी कि जीडीपी तो बढ़ रही है, ठीक है, हमने मान लिया कि भारत की जीडीपी जो है 7.5% की ग्रोथ रेट से हर साल बढ़ रही है, ठीक है, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छा आंकड़ा है, ठीक है, बहुत ही शानदार आंकड़ा है अगर हम विश्व की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में देखें। लेकिन क्या ये आंकड़ा जनसंख्या की वृद्धि को भी दर्शाता है? नहीं, ठीक है, इससे हमें ये पता नहीं चलता कि वास्तविक, ठीक है, जीडीपी तो बढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जनसंख्या भी तो उसके साथ साथ बढ़ रही है। जनसंख्या भी लगभग हर साल कई तेजी से बढ़ रही है ना, उसकी ग्रोथ रेट जनसंख्या की बहुत तेजी से हो रही है भारत में। तो क्या हो रहा है कि वो जो ग्रोथ रेट जीडीपी की हो रही है, वो जनसंख्या की भी साथ के साथ बढ़ रही है। तो ऐसे में क्या होगा कि जो बैलेंस है वो नहीं बन पाएगा, और एक ऐसा टाइम आएगा जब वो जीडीपी इनफ नहीं हो पाएगी इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए। ठीक है, तो यानी कि अगर हम देखें तो जीडीपी जो है अपने आप में बहुत अच्छा सूचकांक तो दिखाई देता है हमें किसी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, लेकिन वो जनसंख्या की वृद्धि को या फिर जनसंख्या के प्रभाव को उसको अनदेखा कर देता है। तो ये क्या है, ये भी क्या है, जीडीपी की अपने आप में बहुत बड़ी खामी नजर आती है। अगला हमें दिखाई देता है कि ये बहुआयामी नहीं है। बहुआयामी मतलब मल्टी डायमेंशनल। बहुआयामी का मतलब क्या हुआ कि जीडीपी सिर्फ एक तरफा चीजें ही हमें दिखाती है कि ग्रोथ रेट बढ़ रही है, तो जीडीपी कहेंगे हम, जीडीपी बहुत अच्छी है, ग्रोथ रेट बढ़ रही है, जीडीपी इतनी गति से, इतनी दर से बढ़ रही है, लेकिन बहुआयामी नहीं है। जैसे कि हमने बोला कि जनसंख्या को अनदेखा कर देता है। उस जनसंख्या, उस देश के भीतर जो है कितनी स्वास्थ्य कैसा है, मतलब स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी है, उस देश के भीतर जो है बेरोजगारी कितनी कम हुई है ना, उस देश के भीतर जो है पर्यावरणीय समस्याएं कम हो रही है या बढ़ रही है, या फिर साक्षरता की दर क्या है, ये सब क्या है, जीडीपी जो है, ऐसे कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, और भी फैक्टर्स हैं, ऐसे बहुआयामी फैक्टर्स हैं जो कि जीडीपी जो है उनको अपने साथ नहीं लेती है। जीडीपी सिर्फ किस पे बात कर रही है, ग्रोथ रेट पे, कि ग्रोथ रेट कितनी तेजी से हो रही है, ग्रोथ कितनी तेजी से हो रही है, लेकिन ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि जीडीपी में काउंट नहीं हो पाते। तो हम कह सकते हैं कि जीडीपी भी अपने आप में बहुत अच्छा सूचकांक है जो कि बहुत सारे देशों ने अपनाया, ठीक है, लेकिन वही इसकी अपनी खामियां भी है। क्यों है, क्योंकि हमने इसमें देखा कि जो है सभी पहलुओं को एक साथ लेकर नहीं चलता है। ये बात करता है वृद्धि के बारे में, ग्रोथ के बारे में, ठीक है। अगर हम बात करें, जो जीडीपी जो है, जीडीपी भले विकसित देशों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। जीडीपी जो है विकसित देश हमने क्या होते हैं वो हम सभी समझते हैं, ठीक है। विकसित देश, अमेरिका, यूरोप के अधिकतर देश जो है विकसित है, बहुत सारे, लगभग सभी देश विकसित है, जिनकी जो है आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, आधारभूत ढांचा बहुत अच्छा है, संचार सुविधाएं बहुत शानदार है, या तकनीकी रूप में बहुत सक्षम है, साक्षरता दर ऊंची है, बेरोजगारी बहुत ही कम है या ना के बराबर है, ठीक है। तो वो क्या है, बेसिकली विकसित देश है। लेकिन अगर हम वही बात करें अल्प विकसित देशों की, जैसे अफ्रीका के अधिकतर देश है, या फिर हम बात करें एशिया के बहुत से देश हैं, ठीक है, या फिर मध्यम आय के देश हैं, जैसे भारत, चीन या फिर ब्राजील, ठीक है, इस तरीके के देश जो है निम्न आय वाले, अगर हम अल्प विकसित देश या विकासशील देश, ठीक है, अगर हम इनकी बात करें तो जो है इन देशों के संबंध में जो जीडीपी है वो सही आंकड़े प्रस्तुत नहीं करती, खासकर अल्प विकसित देशों के संबंध में, क्योंकि अल्प विकसित देश जो है अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को ही पूरा करने पर लगे हैं, तो उनके लिए ये संभव नहीं हो पाता कि इतना बड़ा ढांचा वो खड़ा कर पाए कि वो जीडीपी का सही कैलकुलेशन कर पाए। तो ये अपने आप में जीडीपी उन देशों के लिए एक सही आइडिया नहीं दे पाता, जो कि सही संसाधन नहीं जुटा पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन विकसित देशों के संदर्भ में, जहाँ पर आंकड़े जुटाने के लिए बहुत ही बड़ा जो है नेटवर्क है, वहां पर जीडीपी सही आंकड़े दे सकता है, लेकिन इन देशों के संबंध में जीडीपी के लिए पॉसिबल नहीं कि वो सही आंकड़े दे पाए। तो हमने पढ़ा कि जीडीपी की अपनी कुछ खामियां हैं, और ये सभी हमने खामियां पढ़ी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं पर कैपिटा इनकम की, यानी कि प्रति व्यक्ति आय की, उसमें क्या खामियां है, उसकी क्या अच्छाई है।
तो जीडीपी के बाद हमारा जो अगला सूचकांक है वो क्या है, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होता है, इसको निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, कैसे, किसी देश की कुल आय, एक वित्तीय वर्ष के भीतर किसी देश की कुल आय कितनी हुई है, और उसको अगर हम जब डिवाइड कर देते हैं, भाग देते हैं उस देश की कुल जनसंख्या से, तो हमें क्या प्राप्त होता है, पर कैपिटा इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय हमें प्राप्त होती है उस देश की, प्रति व्यक्ति, हर व्यक्ति की आय कितनी है वो हमें इस आधार पर हमें प्राप्त होती है, ठीक है, जो कि हमें दिखाता है कि इस देश की, भारत की या फिर किसी भी देश की प्रति हर व्यक्ति की आपकी इनकम, मेरी इनकम इतनी है, ठीक है, तो एक आंकड़ा देती है मोटा मोटा। तो ये भी किसके लिए यूज होता है, आर्थिक विकास के माप के लिए यूज होता है। कौन सा, आर्थिक विकास के माप के लिए प्रति व्यक्ति आय सूचकांक उपयोग होता है, दूसरा जीडीपी के बाद, ठीक है। लेकिन क्या वास्तव में ये सही है या नहीं है, मतलब ये सही आकलन प्रस्तुत करता है या नहीं करता, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, मान लीजिए कि एक देश में जो है कुल 10 लोग हैं, ठीक है, और उस देश की जो आय है उस वर्ष की कितनी है, 1000 रुपए मान लेते हैं, ठीक है। और अगर हम जब इसी फॉर्मूले जो हमने अभी समझा, अगर हम उसको निकाल, इस पर अप्लाई करें कि कुल आय बट्टे में कुल जनसंख्या, ठीक है, तो यहाँ पर जो है कितना आया, प्रत्येक व्यक्ति की आय कितनी आ रही है, 100 रुपए, यानी कि हर उस देश के प्रत्येक व्यक्ति की आय 100 रुपए है। लेकिन अगर हम इसी को थोड़ा और ढंग से समझे, मान लीजिए कि जो 10 लोग हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो 10 लोग हैं, अगर मैं मान लूं कि जो सबसे पहले वाले की आय है 300 रुपए, ठीक है, दूसरे वाले की आय है 150 रुपए, तीसरे वाले की आय है 200 रुपए, ठीक है, और इसकी भी आय हम मान लेते हैं 150 रुपए। तो कितना इनका सम हो रहा है टोटल, 300 200 500 150 150 300, 5 है 800 रुपए। तो यही चार लोग जो मिलकर बना ले रहे हैं कितने, 800 रुपए, और बचे जो 200 रुपए हैं वो ये सब मिलकर बना रहे हैं 200 रुपए, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 800 प्लस 200 यानी कि 1000 रुपए उस देश की इनकम बन रही है 10 लोगों में बांट के। लेकिन अगर हम सिर्फ पीसीआई का आकलन करें, यानी कि पर कैपिटा इनकम के आधार पर, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर जो है उस देश के विकास की गणना करें, उस देश के लोगों की इनकम की गणना करें, तो हमें दिखाई दे रहा है कि हर व्यक्ति के हाथ में जो है 100 रुपए दिखाई दे रहे हैं हमें। लेकिन वास्तविक तौर पर हमें क्या अंदर की कहानी देखें तो क्या दिखाई दे रहा है कि किसी की आय बहुत ज्यादा है, ठीक है, किसी की आय बहुत ही कम है ना। ये 6 लोग मिलकर 200 रुपए जनरेट कर रहे हैं, और ये 4 लोग ही मिलकर इनको इनकम बढ़ती जा रही है, और ये 800 रुपए जनरेट कर रहे हैं। लेकिन ये वास्तविक कहानी को दिखा रहा है। लेकिन अगर सिर्फ ऊपरी तौर पर देखें तो यहाँ पर 100 रुपए हर किसी के हाथ में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, हर किसी की इनकम 100 रुपए दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, वास्तविक तौर पर यहाँ पर ऐसा नहीं है ना। तो सिर्फ 4 लोग मिलकर ही 800 रुपए को पूरा कर दे रहे हैं। लेकिन हम जब इसको डिवाइड करें तो हर किसी के इसमें 100 रुपए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो देखें तो पीसीआई जो है अपने आप में एक बिल्कुल भी सही आंकड़ा हमें प्रस्तुत नहीं कर रहा है। ऐसा ही भारत के अंदर भी है। अगर आप भारत की पर कैपिटा इनकम देखें तो लगभग 1,70,000 के आसपास आपको दिखाई देती है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है, नहीं है। देश के लगभग 10 से 15% जो जनसंख्या है वो बहुत ही हाई इनकम वाली है, ठीक है, जिनकी इनकम क्या है बहुत ही ज्यादा है। और वहीं कई बहुत बड़ी ऐसी जनसंख्या है जो कि शायद हम कहेंगे 1 लाख भी साल का नहीं कमा रही है, ठीक है। तो वो क्या है, लेकिन जब हम पर कैपिटा इनकम निकालते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वो जो बड़े इनकम वाले लोग हैं उनकी इनकम भी हमें उनके जो बाकी के लोग हैं उनके हिस्से में जाती हुई दिखाई देती है। तो हम सोचते हैं कि पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी है, लेकिन वास्तविक तौर पर ऐसा नहीं है। अंदर की कहानी हमें कुछ और ही नजर आती है। तो हम देखते हैं कि पर कैपिटा इनकम जो है अपने आप में जो एक सही सूचकांक नहीं है, ठीक है, सही सूचकांक नहीं है, जो कि सही चित्र प्रस्तुत नहीं करता है किसी देश की अर्थव्यवस्था का, या फिर किसी देश की अर्थव्यवस्था के विकास का, या फिर हम कहें कि उस देश के जो व्यक्ति है उसके हाथ में कितनी इनकम आ रही है उसका सही चित्र प्रस्तुत नहीं करती है, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति आय भी अपने आप में एक जो सही नहीं है, ठीक है। इसकी कुछ और कमियां हमें दिखाई देती है, ठीक है। पहली कमी तो हमें यही दिखाई दी है कि यह जनसंख्या के आधार पर सही आकलन प्रस्तुत नहीं करता है, क्योंकि जनसंख्या सबसे बड़ा फैक्टर है किसी भी देश के लिए, ठीक है। अगर उस देश की जनसंख्या जो है बहुत ही काबिल है या कौशलपूर्ण है, यानी कि स्किलफुल है, तो उस देश के लिए बहुत ही शानदार बात होगी, उस देश के लिए वो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दूसरी कमी हमें क्या दिखाई देती है पर कैपिटा इनकम के अंदर, कि ये भी क्या है, जनसंख्या के खामी की तो हम बात कर लेंगे, लेकिन एक चीज हमें प्रति व्यक्ति आय में अच्छी दिखाई देती है कि ये जनसंख्या का आकलन कर लेता है, यानी कि जनसंख्या हमें कितनी बढ़ रही है कितनी कम हो रही है उसके हिसाब से हमें थोड़ा बहुत अंदाजा मिल पाता है। किसके आधार पर कैपिटा इनकम के आधार पर, ठीक है। अगला क्या है, इसकी अच्छी बात ये हमें क्या है, ये यूएन द्वारा स्वीकृत है। यूएन मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भी ये स्वीकृत है। आप इसको ऐड कर सकते हैं इस पॉइंट को, ठीक है। अगला पॉइंट हम क्या कर सकते हैं कि
इसकी अगली कमी हम क्या देख सकते हैं कि ये महंगाई यानी मुद्रास्फीति का आकलन प्रस्तुत नहीं करता है। मुद्रास्फीति का मतलब है कि ये हमें नहीं बता पाता है कि उस देश के अंदर महंगाई कितनी बढ़ रही है। हमें ये तो बताता है कि हर देश उस देश की प्रति व्यक्ति आय हर साल कितनी बढ़ रही है, कितनी कम हो रही है, ठीक है, क्योंकि हम यह हर साल निकालते हैं पर कैपिटा इनकम। लेकिन ये नहीं बताता है कि मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई कितनी बढ़ रही है, कितनी कम हो रही है, उसका आकलन प्रस्तुत नहीं करता पर कैपिटा इनकम, ठीक है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की आय 1,000 रुपये हर साल की और महंगाई भी बढ़ रही है, ठीक है। मान लीजिए अगले साल उस व्यक्ति की आय 1,000 से बढ़कर जो है 1,200 रुपये हो गई, लेकिन महंगाई जो है उसके तुलना में ज्यादा हो गई। जितना इसके तुलनात्मक रूप में जो महंगाई है वो इनकम के रूप में ज्यादा बढ़ेगी। तो क्या हमें यहाँ पे दिखाई देगा कि इनकम तो बढ़ रही है, अच्छी बात है, लेकिन हमें साथ के साथ यह नहीं पता चल रहा है कि जो महंगाई है वो भी बढ़ रही है, जिससे इनकम बढ़ रही है लेकिन महंगाई उससे ज्यादा बढ़ जा रही है। तो उससे क्या है, जो बेनिफिट उसे मिलना चाहिए उसकी इनकम का वो नहीं मिल पा रहा, बल्कि वो नुकसान में ही है हमेशा। तो ये भी क्या है, मुद्रास्फीति का आकलन प्रस्तुत नहीं करता, जो कि पर कैपिटा इनकम की एक कमी हमें दिखाई देती है, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटा इनकम को भी हमने समझा इसकी क्या कमियां हैं। अगला हम क्या समझने वाले हैं, पीसीसी यानी कि पर कैपिटा कंजप्शन, प्रति व्यक्ति उपभोग, ठीक है, पर कैपिटा इन कंजप्शन। अब कंजप्शन का क्या मतलब है, यहाँ पे उपभोग का मतलब है किसी व्यक्ति, जो व्यक्ति है कोई भी किसी देश का, वो हर साल कितना खर्च कर पा रहा है, यानी कि कितनी वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग कर पा रहा है। उपभोग का मतलब उनके ऊपर कितना खर्च कर पा रहा है, उनको कितना उपभोग कर पा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, पर कैपिटा कंजप्शन, ठीक है। हर व्यक्ति के हिस्से में कितना वो खर्च कर पा रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो ये क्या सही मापन है या नहीं है किसी अर्थव्यवस्था का या किसी देश का, ठीक है, ये भी हमें समझना है। तो ये तो आप समझ गए कि एक वित्तीय वर्ष में किसी व्यक्ति द्वारा कितना खर्च किया गया है अपनी वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, पर कैपिटा कंजप्शन बोलते हैं, प्रति व्यक्ति उपभोग बोला जाता है। लेकिन इसकी भी अपने आप में कुछ खामियां हैं। जैसे अगर हम देखें तो पहली खामी हमें क्या दिखाई देती है कि अगर कोई व्यक्ति जो है खर्च तो कर रहा है, खर्च करने के आधार पर हम उसका आकलन कर रहे हैं कि वो कर रहा है, लेकिन मान लीजिए किसी व्यक्ति का आय 1,000 रुपये, ठीक है, और वो व्यक्ति मुश्किल से जो है 400 रुपये जो है खर्च कर रहा है, ठीक है, इतना ही खर्च कर रहा है और 600 रुपये की बचत कर ले रहा है, ठीक है। मान लीजिए 400 रुपये वो खर्च कर रहा है, 1,000 रुपये आए हैं, 400 रुपये खर्च कर रहा है और 600 रुपये की वो बचत कर ले रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम पूरे देश के इसके आधार पर जनसंख्या विकास का या फिर पर कैपिटा कंजप्शन के आधार पर आकलन करें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि खर्च तो बहुत कम हो रहा है बल्कि बचत ज्यादा हो रही है। तो ऐसे में क्या है, हमें लगेगा कि उस देश की आर्थिक समृद्धि जो है बहुत ही कम हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि वो बचत खर्च करने की बजाय बचत तो कर रहा है, ठीक है। खर्च करना भी किसी देश के लिए, किसी देश में बहुत जरूरी है। क्यों है, क्योंकि इससे सेवाएं या फिर हम कहें कि इनकम जनरेट होती है ना, उत्पादन बढ़ता है। अगर वो कोई व्यक्ति जो है मार्केट में जाके जो इनकम उसे प्राप्त हुई है, अगर वो मार्केट में जाके उसे खर्च कर रहा है तो क्या होगा, इससे क्या है, डिमांड बढ़ रही है ना, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, और सप्लाई जब बढ़ेगी तो उत्पादन ज्यादा करना पड़ेगा, और उत्पादन जब ज्यादा करेंगे तो हमें क्या होगा, देश की जीडीपी बढ़ेगी, देश में जो है जो इनकम है वो जनरेट होगी, है ना। तो ये सारा पूरा एक चक्र चलता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति देश के जो अधिकतर जनसंख्या है वो बचत ज्यादा कर रही है बजाय खर्च करने के, यानी कि मार्केट में पैसा नहीं पहुंच रहा है, ठीक है, डिमांड नहीं बढ़ रही है, सप्लाई नहीं बढ़ रही है, उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, तो उससे पूरा चक्र क्या नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति उपभोग के आधार पर अगर हम आकलन करने पर आए तो बचत तो हो रही है लेकिन खर्च नहीं हो रहा है, तो ये अपने आप में एक नेगेटिव इम्पैक्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अगला पॉइंट हम क्या देख सकते हैं, यानी कि अगर हम इसका पॉइंट देखें तो क्या हो सकता है कि खर्च की तुलना में जो है बचत पर यह ध्यान नहीं देता है, ठीक है। उपभोग पर तो ध्यान देता है लेकिन यह नहीं बताता कि वो बचत कितना हो रहा है, ठीक है, बचत पर ध्यान नहीं देता है, ठीक है। इतना हमने समझा। अगर हम एक चीज के कंपैरिजन करके देखें, जैसे अगर हम पीसीआई पर कैपिटा इनकम और वर्सेस पर कैपिटा कंजप्शन को अगर हम कंपेयर करके देखें इन दोनों के मध्य, तो हमें दिखाई देगा कि जो पर कैपिटा कंजप्शन है, प्रति व्यक्ति उपभोग है, वो ज्यादा सही आकलन प्रस्तुत करता है। किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में या जीडीपी के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्टली किसी व्यक्ति के खर्च करने की जो क्षमता है उसको देख पा रहे हैं, ठीक है, उस व्यक्ति की या उस समुदाय की, उस वर्ग की, उस क्षेत्र की जो उपभोग क्षमता है वो कितनी है। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली उस चीज को हम देख पा रहे हैं और इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं बेहतर तरीके से कि उस देश में जो बेरोजगारी है वो कितनी है, ठीक है।
किसके कंपैरिजन में, पीसीआई के कंपैरिजन में। जो पीसीसी है वो ज्यादा सही आकलन प्रस्तुत करता है, ठीक है, क्योंकि हम उस डायरेक्टली उस व्यक्ति को समझ पा रहे हैं कि एक व्यक्ति है, उसकी साल भर की इतनी इनकम है और वो इतना खर्च कर पा रहा है वास्तविक तौर पर। तो वो जितना खर्च कर पा रहा है वो जो है उसकी बेरोजगारी का या फिर उसकी जो क्षमता है उसका भी आकलन प्रस्तुत करता है। तो हम देखते हैं कि जो पीसीसी है वो पीसीआई की तुलना में ज्यादा बेहतर आकलन प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम तुलना भी कर सकते हैं जीडीपी के मध्य, पीसीआई के मध्य, पीसीसी के मध्य, ठीक है। तो ये आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट हमारे पास है, अगला जो तरीका है आर्थिक विकास को मापने का, वो क्या है, आर्थिक कल्याण। आर्थिक कल्याण। अब यहाँ पे आर्थिक कल्याण क्या है, अभी तक हम जो पीसीआई था, जीडीपी था, पीसीसी था, इन पर हम बेसिकली जो है उत्पादन पर, जो पैसे था, धन था, ठीक है, उन पर ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन जब हम आर्थिक कल्याण की बात करते हैं तो उत्पादन के अलावा बाकी चीजों पर ध्यान दिया जाता है, यानी कि उस देश में लोग जो है, जनसंख्या जो है, उसका कल्याण कितना हो रहा है, उसको साक्षरता यानी कितनी उसको साक्षरता प्राप्त हो रही है, कितना उसकी बेरोजगारी कम हो रही है, ठीक है, उसको कितनी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पा रही है, आधारभूत संरचना कैसी विकसित हो रही है देश की। आधारभूत संरचना का मतलब है कि उस देश की जो सड़कें हैं, कनेक्टिविटी है, संचार है, ये ठीक है, किस तरीके से तकनीकी रूप में वो सक्षम हो पा रहा है। इन सभी के आधार पर, और भी कुछ फैक्टर्स हैं, इन सभी के आधार पर उस देश के जनसंख्या का कल्याण हम देखते हैं कि कितना विकास हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, आर्थिक कल्याण। यहाँ पर सरकार भी खुद से खर्च करती है, सरकार का भी इसमें हमें रोल दिखाई देता है कि सरकार भी जो है अपनी तरफ से हर साल कई प्रकार से जो है खर्च करती है, सब्सिडी देना, ठीक है, नई नई पॉलिसीज लाना, ठीक है, नई नई तरीके की जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करती है, सीधा खातों में पैसा भेजना, ठीक है। और इस तरीके की अपनी जो सरकार है इनकम जो है, जो सरकार के पास आती है उसको खर्च करने का प्रयास करती है, ताकि वो देश के जो पिछड़ा हुआ तबका है, पिछड़ी हुई जनसंख्या है, वो मुख्य धारा में आ पाए, वो उनके ऊपर भार कम पड़े, ठीक है। अलग अलग माध्यम से सरकार जो है उनको राहत देने का काम करती है। तो आर्थिक कल्याण भी जो है ये आर्थिक विकास का एक सूचकांक है, ठीक है। तो अगला जो फैक्टर है, अगला सूचकांक हमारे सामने क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, ठीक है। ये यूएन के द्वारा जो है स्वीकृत है और हर साल इस पर जो है रिपोर्ट आती है कि कौन सा देश एचडीआई इंडेक्स में किस लेवल पर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें 3 पहलुओं को शामिल किया जाता है एचडीआई के अंदर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर। पहला पहलू क्या है कि उस देश के भीतर जो है जो जीवन प्रत्याशा है वो एवरेज कितनी है, ठीक है। जीवन प्रत्याशा मतलब कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 वर्ष, 80 वर्ष, 60, ठीक है। तो उससे निर्धारित किया जाता है कि उस देश में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, उस देश में पोषण का स्तर कैसा है। मान लीजिए अगर हम आज से कई वर्ष पहले बात करें, जो आज़ादी से पहले, तो जो भारत की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो बहुत ही कम थी, ठीक है। लेकिन अगर हम वर्तमान दौर में देखें तो वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी लेवल पे आ गई है, बढ़ गई है, ठीक है। एक बड़े तबके के लिए, हर किसी के लिए नहीं, लेकिन एक बहुत बड़े वर्ग के लिए, ठीक है। उससे क्या पता चलता है कि भारत में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई है, जो पहुंच है, जो इनकम है वो बेहतर हुई है, ताकि लोग अपने स्वास्थ्य पर, पोषण पर, खाने पीने पर बेहतर तरीके से खर्च कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, किसी देश में जो स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी है, उस देश की जीवन प्रत्याशा एवरेज कितनी है, ठीक है। हर व्यक्ति जो है लगभग कितने लंबे समय तक बेहतर जीवन जी पा रहा है, उस पर डिपेंड करता है। पहला पहलू ये कहता है। दूसरा क्या है, ज्ञान और शिक्षा, यानी कि उस देश की कितनी बड़ी जनसंख्या है जो कि साक्षर है, ठीक है, उसका ज्ञान तक यानी कि उसका शिक्षा तक उसका पहुंच, उसकी जनसंख्या की पहुंच कितनी है, वो उस पर डिपेंड करता है। शिक्षा पर भी ये इंडेक्स जो है अपनी रिपोर्ट प्रोवाइड करता है कि कितनी प्रतिशत जो है जनसंख्या जो है ज्ञान तक पहुंच है, उसकी शिक्षा तक पहुंच है, ठीक है। इस पर भी निर्भर करता है। अगला जो पहलू है वो क्या है, गरिमापूर्ण जीवन का स्तर। गरिमापूर्ण जीवन का स्तर का मतलब कि एक डिसेंट लाइफ का मतलब क्या होता है कि उसकी जो बेसिक जनसंख्या है, जो उसकी जनसंख्या है, उसकी जनसंख्या की बेसिक नीड्स पूरी हो पा रही है, नहीं, खाना, पानी, रहना, कपड़े, ये सब, ठीक है, बेसिक नीड्स अच्छे से पूरी हो पा रही है। फिर उसके बाद क्या कि वो उसके पास रोजगार है, और रोजगार भी इस तरीके का कि वो अपने जीवन को बेहतर बना सके। ऐसा नहीं कि सिर्फ जीवन यापन या फिर सिर्फ अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने, बेसिक नीड्स के अलावा और चीजों पर भी वो पैसा खर्च कर पा रहा है, उस तरीके का उसके पास इनकम सोर्स हो रहा है, ठीक है। तो गरिमापूर्ण जीवन का स्तर, उसको बेहतर जो है पानी पीने को मिल रहा है।
तो अगला क्या है, गरिमापूर्ण जीवन का स्तर। गरिमापूर्ण का मतलब क्या होता है, डिसेंट लाइफ किसी देश की जनसंख्या को मिल रही है या नहीं मिल रही है, उसकी बेसिक जरूरतें पूरी हो रही है, खाना पानी कपड़ा, ठीक है, उसको बेहतर शिक्षा मिल रही है, वो अपने विकास के लिए प्रयास कर पा रहा है, उसको वो अपॉर्चुनिटीज मिल पा रही है, ठीक है, उसको जो काम करना चाहता है उसको वो काम करने को मिल रहा है, ठीक है। इस तरीके की चीजें जो है गरिमापूर्ण जीवन स्तर के अंतर्गत शामिल की जाती है। तो यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक बहुत बड़ा विस्तृत जो है इंडेक्स है, जो कि हर साल जो रिपोर्ट जो है जारी होती है, और उसमें प्रत्येक देश की स्थिति को निर्धारित किया जाता है, और उस देश का जो खुशहाली स्तर है, उस देश में कितनी बड़ी जनसंख्या जो है अच्छे लेवल पर है, वो उस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ये सभी फैक्टर्स इसमें शामिल किए जाते हैं HDI के अंदर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के भीतर। तो यहाँ पर हमने बात की फैक्टर्स की, किस तरीके से ये अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, लेकिन अगर हम समझे तो अगर हम किसी इंडेक्स को, किसी सूचकांक को अलग अलग तरीके से उपयोग, अलग सिर्फ एक मायने में उपयोग करने की सोच रहे हैं तो हमें समस्या दिखाई देगी। लेकिन आप पूरी जनसंख्या का आकलन, इतनी बड़ी जनसंख्या, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था का आकलन सिर्फ एक पहलू के आधार पर करना चाहें, एक सूचकांक के आधार पर करना चाहें, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। समस्या तब खड़ी होती है जब हम सिर्फ GDP के आधार पर ही पूरी देश का आकलन करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन समस्या तब नहीं है जबकि हम सारे इंडिकेटर्स को अपनी अपनी जगह यूज कर रहे हैं, और एक सभी इंडिकेटर्स के द्वारा जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए, जब उनका एक साथ आकलन करते हैं तो हमें जो है वास्तविक स्थिति हमें समझ आती है। अगर हम सिर्फ एक आंकड़ा पकड़ लें या फिर एक इंडिकेटर पकड़ लें, उसके आधार पर ही पूरी जनसंख्या, पूरे देश की अर्थव्यवस्था का आकलन करने का प्रयास करें, तो हमें समस्या तब जनरेट होती है, ठीक है। अगर हम देखें तो वास्तविक तौर पर समस्या है ही नहीं, है ना। लेकिन समस्या कब खड़ी है, जब हम सिर्फ एक इंडिकेटर का उपयोग कर रहे हैं सभी समस्याओं को समझने के लिए। अगर हम सभी इंडिकेटर्स का अपना अपना उपयोग कर रहे हैं, HDI का भी कर रहे हैं, PCI का भी कर रहे हैं, PCC का भी कर रहे हैं, GDP का भी कर रहे हैं, और उन सभी के द्वारा जो आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं उसके माध्यम से जनसंख्या या उस देश की अर्थव्यवस्था को समझने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें क्या कमियां है, क्या खामियां, किस तरीके से बेहतर बनाई जाए, तो उसका समाकलित रूप से, ठीक है, उसका बेहतर तरीके से उपयोग कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये समस्या नहीं है, बल्कि हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना आंसर्स को लिख सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। तो आपको ये अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और इसको और ज़्यादा डिटेल में नेट पर पढ़ सकते हैं हर एक टॉपिक को, ठीक है। आपको जो है हर टॉपिक के ऊपर बहुत बड़े ब्रॉड तौर पर आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ये थैंक यू।